हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। अगर आज के दिन के कुछ स्टॉक हाईलाइट की बात की जाए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी आज के दिन एक्टिविटी देखने को मिली, तो सबसे पहले तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग बोल सकते हैं कि 0.15% के आसपास डिक्रीजिंग के साथ क्लोजिंग दी। अगर सेंसेक्स की बात करें तो 77.26 पॉइंट्स जो है लोअर गिरकर 81,373 पर क्लोजिंग रही। बट फिर निफ्टी 50 जो 50 स्टॉक्स का एक इंडेक्स है, उसमें अगर देखें तो 34 पॉइंट की गिरावट हुई और लगभग 24,716 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई। बट ये कंडीशन तो केवल क्लोजिंग के टाइम की थी। अगर ओवरऑल दिन की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में या बोलिए इंडेक्स में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में वोलेटिलिटी देखने को मिली। अगर ओवरऑल पूरे दिन की बात की जाए तो इसका लगभग 0.8% के आसपास निगेटिव ट्रेड कर रहे थे दोनों। लोवेस्ट अगर बात करें दिन की निफ्टी और सेंसेक्स, और ये 77 पॉइंट है जो ये लगभग 300 के आसपास पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली थी सेंसेक्स में, और निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी अगर इंट्राडे लो देखा जाए निफ्टी और सेंसेक्स का। तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिस तो आप सबको पता ही होंगे कि अभी जो कल आपने सुना होगा कि रसिया पे यूक्रेन ने फिर से अटैक किया है, जिसमें उनके काफ़ी ज़्यादा एयर बेसेस जो हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, और जो उनके न्यूक्लियर वॉर हेड्स थे जो एयरपोर्ट्स में रखे हुए थे उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। ड्रोन से अटैक किया गया था। तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा सेंटिमेंट्स ऐसे बन रहे हैं कि रसिया लास्ट में ऐसा ना हो कि फ्रस्ट्रेट होके या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो पुतिन को तो आप जान ही रहे हैं, हो सकता है कि वो न्यूक्लियर अटैक कर दें। तो इसकी वजह से थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। बट फिर भी इतनी अच्छी रिकवरी या इतनी कम गिरावट देखने को मिली, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न कि अभी फ्राइडे के दिन आपको जीडीपी डेटा इंडिया को, जो फोर्थ क्वार्टर की जीडीपी है उसका डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, ये सब देखने को मिला था। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इंडियन इकोनॉमी का ओवरऑल रहा। जीडीपी काफ़ी अच्छे हेल्दी पेस से जो है इंक्रीज कर रही है। लगभग 6.5% के आसपास एनुअल बेसिस पे ग्रोथ जीडीपी का रहा। और इन्फ्लेशन की बात करें तो बहुत कंट्रोल में है, 3.2% के आसपास इंडिया का जो है इन्फ्लेशन प्रेजेंट में चल रहा है। तो ये सब बहुत पॉजिटिव चीज़ें होने के बाद भी ये निगेटिव सेंटीमेंट जो बन गया रसिया और यूक्रेन में, जो यूक्रेन ने काफ़ी ज़्यादा हैवी अटैक किया, काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉसेस भी हुए हैं रसिया को, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पर या जियो पोलिटिकल लेवल पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा सेफर साइड खेल रहे हैं कि ज़्यादा मार्केट में एक्टिविटी अपनी नहीं दिखा रहे हैं। और अगर और भी जो पुराने रीजन्स हैं, जैसे कि टैरिफ वार, जो ट्रम्प भाई साहब हैं जब से आए हैं तब से कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी ऐसे स्पीचेस देते रहते हैं टाइम टू टाइम, कि जहाँ पे पूरे ग्लोबल लेवल पर जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं, इंडिया इंडिया को छोड़िए, अब सब जगह वोलेटिलिटी ही बनी रहती है। और इन्वेस्टर जो है थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन। अभी 2-3 दिन पहले ही बोल दिया था इन्होंने कि इंडिया और चाइना पे दोनों पे 500% के आसपास का टैरिफ लगाएंगे। और स्टील सेक्टर की तो आपने बात सुनी ही होगी कि ये 25% से बढ़ाकर 50%, इनके जो इंडिया से स्टील सेक्टर का एक्सपोर्ट होता है यूएसए में, उसमें 25% से बढ़ाकर 50% इम्पोर्ट टैरिफ लगाने वाले हैं। तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस रहे आज के दिन मार्केट को गिराने के। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा, स्टेबिलिटी लास्ट तक इन्होंने पकड़ ली। दोनों सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को नहीं मिली। वहीं अगर टॉप गेनर्स की बात की जाए तो टॉप गेनर्स सेक्टर्स की बात की जाएगा तो पीएसयू बैंक और रियल्टी सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर, ये टॉप गेनर सेक्टर्स है। रीजन, इनको उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी है, एमपीसी की मीटिंग होनी है आरबीआई की, उसमें हो सकता है कि जो रेपो रेट है वो जो है डिक्रीज किया जाए। रेपो रेट डिक्रीज होने से क्या फ़ायदा होगा, पीएसयू बैंक्स को आसानी से इनको और इजी या कम इंटरेस्ट रेट में ये लेंडिंग कर पाएंगे, मतलब लोन्स जो है और कम ब्याज पे दे पाएंगे, जिसकी वजह से इनके फाइनेंशियल जो है अच्छे होंगे और अपना बिजनेस और तेज़ी से एक्सपेंड कर पाएंगे। और रियल्टी में भी यही रीज़न बना, क्योंकि जितना कम सस्ते लोन्स अगर लोगों को मिलेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि रियल इस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ेंगे और लोग आसानी से घर खरीदेंगे, क्योंकि होम लोन्स भी सस्ते होंगे। अगर रेपो रेट डिक्रीज हो रहा है तो होम लोन्स भी सस्ते होंगे, जिसकी वजह से रियल्टी सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली पीएसयू के साथ साथ, पीएसयू जो बैंक्स हैं उनके साथ साथ। बट यहाँ पे वीकनेस देखने को मिली आईटी रिलेटेड स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स में। मेटल स्टॉक्स का तो मैंने रीज़न बताया ही आपको कि यूएसए ने बोल दिया है कि ये
जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 25% से बढ़ाकर 50% करने वाले हैं, जिसकी वजह से सारे मेटल स्टॉक्स या मेटल इंडेक्स की अगर बात करें तो 2% के आसपास जो है डिक्रीज हुआ आज। और आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि आईटी स्टॉक जितने भी हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, इनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है यूएसए मार्केट पे। और यूएसए में तो आप जान ही रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस दिन क्या चीज़ बोल देंगे, कोई भरोसा नहीं है इनका। इससे अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो ज़्यादा जो है इसमें रिकवरी या इंक्रीज देखने को नहीं मिला है अभी तक। इतनी अच्छी रैली मार्केट में हो चुकी है, लगभग निफ्टी को अगर देखा जाए तो इसका जो लो था, मार्च एंड में लो बनाया था जो, उससे अगर देखें तो 11 से 12% के आसपास निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में रिकवरी देखने को मिली है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो बात ही ना कीजिए, डिफेंस और रेलवे तो लगभग काफ़ी ज़्यादा, मतलब 50 to 60, इवन मोर देन 100% भी काफ़ी सारे स्टॉक्स पे रिकवरी देखने को मिली है। बट जितने आईटी स्टॉक्स हैं इनमें कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिली है, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यही रहा है कि इनकी डिपेंडेंसी है जो बिजनेस के लिए वो यूएसए में ज़्यादा है। और यूएसए को लेकर कितने ज़्यादा चिंताएं बनी हुई हैं, मैं सारे रीजन से यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। फिजिकल डेफिसिट को लेकर, बॉन्ड यील्ड को लेकर, और ट्रम्प भाई साहब की टैरिफ ट्रेड वार को लेकर, और कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ जो है कब बोल देंगे इनका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए ये सब अनसर्टेनिटी की वजह से ये स्टॉक्स थोड़ा सा वीक अभी ट्रेड कर रहे हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आज स्टॉक न्यूज़ में रहा, CDSL। बीएसई की तरह ही CDSL भी सेंट्रल डिपॉजिटरी जो होते हैं, स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड बिजनेस काम, ये स्टॉक काम करता है, स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड है। तो देखिए इसके अगर ट्रेंड भी देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में रिकवरी को लेके ही है। मान लीजिए सेंट्रल डिपॉजिटरी है, जितने भी आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो पूरा डेटा जो है कलेक्ट करता है और इसको एक अपने डेटा सेंटर में स्टोर करके रखा है, डिपॉजिटरी काम करता है। तो देखेंगे आप कि निफ्टी जब जब बढ़ रही है तो उसी पेज में यहाँ पे CDSL का भी स्टॉक बढ़ रहा है। रीज़न, जितना ज़्यादा निफ्टी में इंक्रीज देखने को मिलेगा या बढ़ोतरी होगी निफ्टी या सेंसेक्स दोनों में कोई भी, तो एक्टिविटी बढ़ती है, मतलब इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। अभी स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर्स बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, नए डीमैट अकाउंट्स खुलते हैं, तो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट CDSL को होता है। जितना इन्वेस्ट भाई, पूरा स्टॉक मार्केट की ही कंपनी है ये, तो स्टॉक मार्केट में जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, जितने ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स आएंगे, उतनी ज़्यादा इस कंपनी को फ़ायदा होगा। तो जब स्टॉक मार्केट तेज़ी में होता है तो उस टाइम पे इन्वेस्टर्स का नंबर जो है वो बढ़ जाता है। जब नंबर बढ़ेगा तो इनके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं मतलब इनके रेवेन्यू में ग्रोथ होने के चांसेस हैं ही। और रेवेन्यू में ग्रोथ होगा मतलब स्टॉक के प्राइस के में इंक्रीज जो है देखने को मिलेगा ही। तो देखिए ये ट्रेंड देखिए आप, निफ्टी में इंक्रीज हुआ तो इनके भी स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ कंसोलिडेशन फेज चला 2 साल तक, तो इनका भी देखिए कंसोलिडेशन फेज यहाँ तक चल रहा है। उसके बाद फिर से रिकवरी देखने को मिली। अगर ये टॉप की बात की जाए तो 2024 अक्टूबर के टाइम का टॉप है, यहाँ पे भी देखिए उसी टाइम का टॉप है, अक्टूबर नवंबर 2024 में ही CDSL ने अपना टॉप बनाया था। उसके बाद फिर से करेक्शन हुआ तो यहाँ पे भी करेक्शन हुआ, फिर से इसके बाद तेज़ी देखने को मिली, फिर से यहाँ तेज़ी देखने को मिली। तो पूरा निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसके ट्रेंड को फॉलो करते हुए CDSL का स्टॉक दिख रहा है। और ऐसे ही सेम BSE का स्टॉक जो है, इसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि जो निफ्टी का ट्रेंड रहता है, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी ट्रेंड होता है, उसी सेम चार्ट या उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए दोनों CDSL और BSE की स्टॉक्स दिखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यही रहा कि BSE का स्टॉक तो अभी तक बढ़ चुका था, बट CDSL में उतनी अच्छी तेज़ी देखने को नहीं मिली थी अभी तक। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी था कि Q4 के इनके जो रिजल्ट्स थे, डेटा था, वो थोड़ा सा फाइनेंशियल डेटा वीक रहे थे, तो इसलिए इसमें अभी तेज़ी देखने नहीं मिली थी। बट आज इसने लगभग 10% के आसपास इंक्रीज हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न मैंने बताया कि निफ्टी में अगर अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो इसमें भी देखने को मिलेगा ही, क्योंकि कस्टमर्स बढ़ रहे हैं इनके, तो फाइनेंशियल्स भी अच्छे होंगे। इसी उम्मीद से इसमें आज अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट अगर न्यूज़ की बात की जाए तो नोमुरा है, जो कि जापान की ब्रोकरेज फर्म है, उसने निफ्टी के जो टारगेट्स इससे पहले दिए थे उसको इंक्रीज़ कर दिया। और उसका पॉइंट्स जो इंक्रीज़ किए हैं, 1170 पॉइंट्स का इंक्रीज़ किया है। पहले इनका टारगेट लगभग 24,960 ऐसे कुछ इनका टारगेट था। बट इस टारगेट को इंक्रीज़ करके इसी फाइनेंशियल ईयर यानी 2025 में निफ्टी का टारगेट दिया है कि 26,140 का जो टारगेट है, लेवल है, उसको निफ्टी टच करेगा। और इन्होंने इस टारगेट के साथ साथ कुछ स्टॉक्स भी पिक किए हैं, जिनमें
ये इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाएंगे या उनको रिकमेंड करेंगे कि बाई रेटिंग मतलब इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा, आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। तो उन स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ इन्होंने कुछ ऐसे रीजन्स भी बताए हैं कि जो हो सकता है कि ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा डिक्रीज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हों, तो उन्हीं फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो 17 स्टॉक्स हैं, नोमुरा रिमेन्स वेरी ऑफ मैक्रो हेडविंड सच एज कैपेक्स, फिजिकल कंसोलिडेशन, श्रिंकिंग हाउस होल्ड, सेविंग, सॉफ्ट एक्सपोर्ट, ये सब इन्होंने रीजन बताया कि हो सकता है कि इन फैक्ट ये जो फिजिकल डेफिसिट तो अच्छा रहा है, वीक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है थोड़ा इंडिया का वीक रहा है इस साल। रीजन की जो मिली जुली सरकार बनी, इसके वजह से इनको जो स्टेट्स में है वो खर्चे बढ़ाने पड़े, जिसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा सा वीकर साइड रहा है इस साल में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने रीजन बताया कि हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में भी जो निफ्टी के टारगेट्स हैं उनको हो सकता है जो इन्होंने टारगेट्स दिए हैं उसको ना टच कर पाए, और उसके सबसे इम्पोर्टेंट रीजन यही बनेंगे कि वीक कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा। फिजिकल कंसोलिडेशन तो अच्छा रहा इनका, और हो सकता है अभी तक जो फाइनेंशियल ईयर 2024 निकला है, मतलब मार्च 2025 तक, उसमें तो जो इनका फिजिकल डेफिसिट का टारगेट था उसको फिर बिल्कुल सही तरीके से अभी तक अचीव किया है। बट इस फाइनेंशियल ईयर की बात देखते हैं क्या होता है। श्रिंकिंग हाउस होल्ड सेविंग्स कम हो रही हैं हाउस होल्ड की, और एक्सपोर्ट भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जैसे कि ट्रेड वार हुआ और अभी इंडिया पाकिस्तान का वार हो गया था, उसकी वजह से काफ़ी सारे अब पाकिस्तान से रिलेशन थोड़ा ख़राब हुए, बांग्लादेश से ख़राब हुए, तो इसी वजह से जो एक्सपोर्ट्स थे उसमें भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि जो इन्होंने टारगेट्स दिए हैं 26,170 का, उसको चैलेंजिंग हो, मतलब इसको अचीव करने में। इसके बाद जो 17 इन्होंने स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं जिनमें बाई रेटिंग दी है इन्होंने, उसमें ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, गोदरेज कंज्यूमर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, CG पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा पावर, ये जो है बिल्कुल सब सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं और बहुत स्टेबल स्टॉक्स हैं। और ICICI तो अपने 52 वीक हाई में ही ट्रेड कर रहा है। SBI दिग्गज PSU बैंक कंपनी है ये, प्राइवेट कंपनी एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस बजाज ग्रुप का लीडिंग स्टॉक है ये, गोदरेज कंज्यूमर, महिंद्रा महिंद्रा ऑटो का, XUVs का सबसे बेस्ट स्टॉक है, CG पावर बेस्ट इलेक्ट्रिकल स्टॉक, रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में तो जानते ही हैं, टाटा पावर बेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक, EV चार्जिंग फैसिलिटीज़ जो हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहा है टाटा पावर। इसके बाद स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स की बात की जाए जिनको इंक्लूड किया है, बाई रेटिंग दी है, मैरिको FMCG कंपनी है, डिक्सॉन टेक IT सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनो मिंडा ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ग्लैंड फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, लुपिन मेडिकल सेक्टर की कंपनी है, मेड प्लस मेडिकल, ओबराय रियल्टी रियल इस्टेट, डॉक्टर लाल पैथलेब। मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे आप तो बैंकिंग और फार्मा, इन दो सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स इन्होंने पिक किए हैं जिनको अपने लिस्ट में इंक्लूड किया है और बाई रेटिंग दी है। इन दो सेक्टर्स की मतलब आने वाले टाइम में रिकवरी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी वीकर साइड रहे हैं, इनमें बहुत उतनी अच्छी तेज़ी या रिकवरी देखने को नहीं मिली अभी तक। इसके बाद इन्होंने पोर्टफोलियो सफल किया है, सबसे इम्पोर्टेंट HAL को भी अपना इन्होंने इंक्लूड किया है, बाई रेटिंग दी है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, इसका इंपॉर्टेंट रीजन बताया कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इनका। बट एक स्टॉक जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, इसको अपने बाई रेटिंग में जो लिस्ट थी इनकी उससे एक्सक्लूड कर दिया है। रीजन बहुत तेज़ी इसमें देखी गई है रिसेंट, अभी मार्च एंड से देखा जाए तो लगभग 50% के आसपास स्टॉक का जो प्राइस है उसमें इंक्रीज देखा गया है, और जो इनके टारगेट्स है लगभग अचीव हो गए हैं। अब ओवर वैल्यूएशन की तरफ BEL का जो स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, वो जा रहा है। इसकी वजह से इन्होंने अपने लिस्ट से BEL को हटा दिया है और उसकी जगह HAL को इंक्लूड किया है। HAL को अभी और इन्होंने अच्छे टारगेट्स दिए हैं, और मैंने 2-3 दिन पहले डिस्कस भी किया था कि ज़्यादातर जो ब्रोकरेज फर्म्स है और नोमुरा की ही स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो इनका जो टारगेट है वो 6500 रुपीज़ का है HAL को लेके। तो इन्होंने HAL को इंक्लूड किया है, बट BEL को अपने बाई रेटिंग से जो लिस्ट है उससे बाहर कर दिया है। तो ये थे आज के कुछ स्टॉक स्पेसिफिक या ओवरऑल मार्केट के अपडेट्स। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।